Hello everyone. In this lecture we will study about electrostatic force. The meaning of electrostatic force means electro charge, static rest or stationary. Force means attractive or repulsive. Electrostatic force, electro means charge or charges, rest और stationary, force attraction और repulsion. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझाने के लिए कुलॉम्ब ने एक लॉ दिया, कुलॉम्ब्स लॉ. ठीक है, कुलॉम्ब ने एक लॉ डिफाइन किया, वो है कुलॉम्ब्स लॉ. मीन्स द लॉ दैट डिस्क्राइब हाउ चार्जेज इंटरेक्ट विद वन अनदर. क्या? द लॉ दैट डिस्क्राइब हाउ चार्जेज इंटरेक्ट विद वन अनदर. कि जो चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में कैसे आते हैं. इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड दैट लाइक चार्जेस और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर. तो जो इंटरेक्शन है वो कैसे होता है. ठीक है, जो इंटरेक्शन होता है, वो जो फोर्स इनके बीच लगता है उसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, कितना होता है, उसके लिए कुलॉम्ब ने एक लॉ दिया. ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग इफ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रो मींस चार्जेस, स्टैटिक रेस्ट और स्टेशनरी. देन फोर्स टाइप क्या होगा इन नेचर, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. तो कुलॉम्ब्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू कुलॉम्ब, इफ टू स्टेशनरी चार्जेस Q1 एंड Q2, टू स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है, Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट ए डिस्टेंस R, आर केप्ट एट ए distance R, then the magnitude of Coulomb's force is proportional to magnitude of Coulomb's force is proportional to the product of charges, the product of charges proportional to Q1 and Q2. If two stationary point charges are kept at a distance R, then the force of attraction or repulsive is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of distance between them. F is proportional to 1 by R square. Means, suppose we have two charges Q1 and another charge is Q2, and the distance between both charges is R, then force is directly proportional to Q1, Q2, and force is inversely proportional to square of distance between them. Okay, so F is proportional to Q1, Q2 divided by R square. So F
इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where K is proportionality constant, और इसे हम क्या बोलते हैं, कूलॉम कांस्टेंट भी बोलते हैं, कूलॉम कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट भी आप बोल सकते हैं इसे, फोर्स कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। और जो k की वैल्यू होती है उसको हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, k इक्वल्स टू 1/ε0। तो इस फॉर्म में जो फोर्स बनेगा वो बन जाएगा F इक्वल्स टू k Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, वेर ε0 जो है वो क्या होता है, यहां पे ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 क्या है यहां पे, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मीनिंग क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, कैपेबिलिटी ऑफ space to permit इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स कोई फील्ड अपने खुद में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जाने दे रहा है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है। सो F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, यहां जो आपका ε0 है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, और वैक्यूम, जिसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्योंकि जो आपका k है वो क्या था आपका 1/4πε0, तो जो ε0 हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4π इंटू k। याद रहे फ्रेंड्स, ये यहां पे जो k है, ये k है आपका फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर कूलॉम कांस्टेंट, ठीक है। अब जो k का यूनिट था वो था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलॉम स्क्वायर, तो यहां पे क्या होगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, और 4π की वैल्यू रखने के बाद जब हम 9 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और यहां से हम इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो जो आपका फोर्स होगा वो हो गया F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, देन Q1 Q2, the product of the charges may be greater than to 0
और may be less than to 0। आप चेक करके देख सकते हैं, देखो ये है आपका Q1, ये है आपका Q2, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव देन ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लेस देन 0, नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन 0, नेगेटिव नेगेटिव ग्रेटर देन 0। तो यहां पे इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है Q1 और Q2 का, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो या तो ग्रेटर देन 0 बनेगा या लेस देन 0 बनेगा। अगर ग्रेटर देन 0 बन रहा है तो यहां से देखिए सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं इन विच द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 बिकम्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, आपके रिपेल करेंगे, ठीक है। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, देन द नेचर ऑफ द फोर्स विल बी रिपल्सिव, ओके, एंड Q1 Q2 इज लेस देन 0, देन नेचर ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा आपका, अट्रैक्टिव। क्या बन जाएगा, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। सो पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नेगेटिव ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नेगेटिव लेस देन 0, नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन 0। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 अगर है तो आपका रिपल्सिव फोर्स होगा, और Q1 Q2 आपका लेस देन 0 है तो क्या बनेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो ये आपके पास फोर्स की डेफिनेशन है, ओके। ये कंडीशंस हैं कि जब आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव है या प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कूलॉम्स फोर्स फॉलोज टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो कूलॉम्स फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, एफ ऑफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यस, आपका जो कूलॉम फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, बिकॉज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपका कूलॉम फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। नंबर 2, कूलॉम फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कूलॉम फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कूलॉम फोर्स जो होता है वो क्या होता है, आपका कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं मैं आपको मैकेनिक्स में बताऊंगा। अंडर द मोशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, आपकी कंजर्व होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो आपका जो कूलॉम फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और फ्रेंड्स याद रहे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर आपकी कंजर्वेटिव है, ठीक है, तो आपका फोर्स भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। फोर्स भी क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर आपकी कंजर्वेटिव है देन इट्स कर्ल विल बी 0। उसका कर्ल क्या होगा, 0 होगा। अगर कर्ल 0 है इट मींस उसका जो पाथ होगा वो इररोटेशनल होगा। इररोटेशनल होगा। If a vector quantity a vector is conservative then its curl will be 0, ठीक। अगर आपका कर्ल 0 है वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है, तो वो नेचर में क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी। और फिर उस वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई
F vector equals to minus of del phi. There will be the existence of the scalar potential such that F vector equals to minus del phi. और ये कब होगा? जब आपका कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लाइक फोर्स क्या हो? कंजर्वेटिव हो. कंजर्वेटिव है देन उसका कर्ल 0 होगा, और कर्ल 0 है तो उसके रेस्पेक्ट में एक स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल फाई. और फ्रेंड्स, वो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज जो 1/r² को फॉलो करती हैं, और भी है लेकिन कम से कम वो जो 1/r² को फॉलो करती है, सभी वेक्टर क्वांटिटीज का कर्ल 0 होगा और उनके रेस्पेक्ट में एक स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, इसका मतलब इस फोर्स के रेस्पेक्ट में भी एक स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करना चाहिए. तो देखते हैं फ्रेंड्स वो स्केलर पोटेंशियल कितना है. ओके, तो F इक्वल्स टू क्या होता है? K Q1 Q2 डिवाइड बाई r². और अभी हमने कहा कि डेल क्रॉस F अगर आपका 0 है तभी ये क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा. तो फ्रेंड्स आप चेक कर लेना, इसका जो कर्ल आएगा, द कर्ल ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी इज फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर ये 0 है तो इसके रेस्पेक्ट में एक स्केलर फंक्शन इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि F वेक्टर इक्वल्स टू क्या बन जाए? F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट फाई. ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा? फाई इज इक्वल्स टू जो बनेगा वो क्या रहेगा आपका? माइनस, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन r² into dr. Okay, when we will solve to this one, we will get electrostatic potential. ठीक है, फाई इक्वल्स टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन R. जब आप लिमिट पुट करेंगे देन यहां से नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव. देन फाई इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? K Q1 Q2 अपॉन R. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3. जो कूलॉम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो आपका सेंट्रल फोर्स होता है. कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स. जो आपका कूलॉम फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका सेंट्रल फोर्स होता है. तो अब हम सेंट्रल फोर्स की बात करें तो वो सारे के सारे फोर्सेस जो इस एक्सप्रेशन को फॉलो करते हैं सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं. ठीक है, ये क्या है? ये क्या है आपका? कांस्टेंट है, नॉट द फोर्स कांस्टेंट. कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. ठीक है, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट तो इसको आप बोल सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलॉम कांस्टेंट बोल रहे थे ना, वो वाला नहीं है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 है. के एक कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है. और अगर सेंट्रल फोर्स है तो 100% उसका जो एक्सप्रेशन जाएगा वो होगा +-K/r⁴n. अगर इसे फॉलो कर रहा है देन वो सेंट्रल फोर्स. और अगर थ्योरेटिकली देखे जाए तो सपोज करो कि ये आपके पास कोई ओरिजिन है, ठीक है, और यहां पे आपके पास कोई एक फोर्स है, ठीक है, F(r). ठीक है, अगर इस फोर्स की वर्किंग लाइन इस ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स. द फोर्स whose working line pass through to a common point. क्या? The force whose working line pass through to a common point is called central force. Okay, it's called central force. जैसे मान लें कि आपके पास में m1 मास है, ठीक है, एक आपके पास m2 मास है,
और ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है। नाउ फोर्स में भी यहां पे क्या होगा, मासेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन ऑलवेज जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, इस फिक्स पॉइंट से जरूर गुजरेगा। आप ये मान सकते हैं कि ये आपका ओरिजिन है यहां पे, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है, द वर्किंग लाइन विल पास थ्रू टू द कॉमन पॉइंट, और इस पॉइंट से ऑलवेज पास होगी। ठीक है, आप मान सकते हैं ये आपका ओरिजिन है, आप मान सकते हैं ये आपका ओरिजिन है। सिमिलरली चार्जेज की अगर हम बात करें तो Q1 और Q2 चार्ज होगा, ये इनको मिलाने वाली लाइन है। तो 100% चाहे आपका डायरेक्शन ये हो चाहे आपका डायरेक्शन ये हो, लेकिन किसी न किसी कॉमन पॉइंट से हमेशा पास होगी। सपोज वो कॉमन पॉइंट आपका ये है, तो जो वर्किंग लाइन है फोर्स की वो हमेशा इस कॉमन पॉइंट से पास होगी। इट मीन्स बोथ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स भी और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, ये दोनों ही क्या आपके सेंट्रल फोर्स है। और अब सेंट्रल फोर्स के लिए अगर हम बात करें तो सेंट्रल फोर्स के अंडर में अगर मोशन है, ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स के अंडर में अगर मोशन है तो हम क्या कहेंगे कि अंडर द मोशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। Under the motion of central forces, total energy is conserved. And second, under the motion of central forces, under the motion of central forces, angular momentum also conserved. Angular momentum is also conserved. तो फिर हम यहां क्या कह सकते हैं, यहां हम कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स है तो उसके अंडर में जितनी भी मोशन होंगी वो सारी की सारी मोशन में एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, और उसके रेस्पेक्ट में जो भी मोशन होंगी उसका एंगुलर मोमेंटम भी पूरा का पूरा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ओके, तो यहां से IIT JEE 2009 का एक क्वेश्चन बनता है, देखिए IIT JEE 2009, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलॉम फोर्स ऑफ चार्ज प्लस क्यू, ऑफ चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, ए चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग अराउंड इट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसके अंडर में मोशन हो रही है और एक चार्ज है जो इसके चारों इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है माइनस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज, राइट। देन फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इसकी मोशन की वजह क्या है, अगर हम इलिप्टिकल ना माने, इसको सर्कल मान ले, तो सर्कल के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, mv² डिवाइड बाई r, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r², जहां एक क्या है आपका माइनस क्यू और दूसरा वाला चार्ज क्या है आपका प्लस क्यू, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स है, जो मोशन हो रही है, वो अंडर द कूलॉम फोर्स हो रही है, ठीक है, अंडर द मोशन ऑफ कूलॉम फोर्स, ठीक है। तो इस मोशन में क्या हो जाएगा, सेंट्रल फोर्स होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है, यही तो हमने अभी तक पढ़ा है। तो जो आपको गिवन है उसमें क्या बताया है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, ठीक साहब। सेकंड, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, तो लीनियर मोमेंटम का मतलब तो है वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादा भी नहीं, तो सपोज करो कि अगर स्पीड कांस्टेंट है भी तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, नो,
द लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट? नो, क्योंकि अगर यहां पे फोर्स लग रहा है तो वहां पे क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट होने का सवाल ही नहीं। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे अंडर द मोशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट जाएगा वो जाएगा एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान से समझना इसको। लेट वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 और ये आपका है Q2, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R। ठीक है, और दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो ध्यान से देखना, ये आपका फिक्स है। अभी ये Q1 जो चार्ज है वो क्या है, फिक्स है। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और सिमिलरली Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो Q2 को क्या करेगा, Q1 रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में भेजेगा। ठीक है, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1। ठीक है, Q1 क्या करेगा, Q2 को इस डायरेक्शन में धक्का देगा। सिमिलरली Q2 भी तो करेगा, Q2 क्या करेगा, Q1 को इस डायरेक्शन में धक्का देगा। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू 2। तो यहां हमने क्या देखा, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली क्या रहेगा आपका, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ये फोर्स इस पे लगाएगा तो भी इतना ही रहेगा, और Q2 Q1 पे लगाएगा तो भी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही रहेगा। बट यहां से हम देख रहे हैं कि दोनों जो फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम अनलाइक चार्जेस लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव, और यहां होगा फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये क्या करता है, एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। एक्शन रिएक्शन क्या है, ठीक है, ये हम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर और द टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। ठीक है, मीन्स F12 इक्वल्स टू क्या होगा आपका F21, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। बट क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। यही होता है आपका एक्शन रिएक्शन। अगर किसी ने एक्शन किया तो उसका रिएक्शन उसको जरूर मिलेगा। तो Q2 ने फोर्स लगाया Q1 पे, तो पक्का Q1 भी क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा। तो यहां से एक प्रॉपर्टी और निकल के आ रही है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। फोर्स जो है आपका इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। ओके, तो इसको ध्यान से समझना। सपोज टू चार्जेस Q1 एंड Q2, सपोज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। ठीक है, आर प्लेस्ड इन वैक्यूम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एट ए डिस्टेंस R0। ठीक है, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस क्या होगा फ्रेंड्स, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन द सेम चार्जेज आर प्लेस्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, किसी मीडियम में रखे हुए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कैपिटल के है। अगर इसमें रखा हुआ है तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो एक बार इसको रहने देते हैं, हम बात करें कि मीडियम जिसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है, इन दोनों चार्जेज को अगर हम वहां रख देते हैं तो क्या होगा, देन वी विल गेट फोर्स F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यहां से F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन नॉट इनटू एक कांस्टेंट कर देते हैं, और वो कांस्टेंट हमने किया, मान लीजिए के है। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन नोट के इक्वल नहीं हो सकता ना, तो हमने एज्यूम किया एक बार के लिए एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां जो हमने एज्यूम किया है ये के, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, अब ये क्या होता है वो मैं बता देता हूं आपको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं, जिसे आप एप्सिलॉन आर या फिर के से डिनोट करते हैं, एंड इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी इन द मीडियम टू रेशियो ऑफ द परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। ओके, ये जो डिफाइन होता है ये होता है परमिटिविटी इन स्पेस, सॉरी परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी इन स्पेस। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और के इक्वल टू हो जाएगा आपका एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो यहां से देखिए ये जो एप्सिलॉन था, तो यहां से अगर हम एप्सिलॉन आर की बात करें तो वो होगा एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर ही क्या आपका के इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो गई, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये है आपका वैक्यूम में एफ नॉट, और ये है आपका मीडियम में एफ एम। ओके, तो यहां से हम क्या चेक कर पा रहे हैं, यहां से हम चेक कर पा रहे हैं कि जो आपका एफ नोट है वो तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो एफ एम है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स यहां से एक बात निकल के आती है आपकी कि जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स आपका है एफ नॉट इन वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम, इनका जो रेशियो है वो आपका क्या मिल रहा है, के मिल रहा है। ठीक है, वो क्या मिल रहा है आपका, के मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे आप डिवाइड करोगे तो एफ नोट डिवाइड बाई एफ एम कितना मिल जाएगा आपको, के मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो के की डेफिनेशन बनेगी वो यहां से के की डेफिनेशन क्या बनेगी कि फोर्स इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम। ये भी आपके पास में क्या हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बन जाएगी। ओके, एफ नोट डिवाइड बाई एफ एम। सो फ्रेंड्स वापस एक बार देखते हैं, ये आपका चार्ज है Q1, ये आपका चार्ज है Q2, ठीक है, और ये बीच की डिस्टेंस है इनमें R। नाउ इनका जो मीडियम है दैट इज फुली फिल्ड विद ए
डाइलेक्ट्रिक, पूरा का पूरा ये क्या हुआ है, डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है। देन फोर्स ऑफ मीडियम दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फुली फिल्ड है किससे, डाइलेक्ट्रिक से। और अगर ऐसा नहीं होता तो, ठीक है, तो ये आर डिस्टेंस है, तो ऐसा नहीं होता तो फोर्स कुछ डिफरेंट होता, फोर्स क्या होता, कुछ डिफरेंट होता, और वो फोर्स है मान लीजिए एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर नॉट स्क्वायर। यानी इतना जो फोर्स है वो अगर इसके इक्विवेलेंट है तो आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और यहां से हम क्या मिल रहा है हमें, एफ एम इक्वल्स टू एफ नॉट दैट्स एम्प्लाइज आर नॉट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू आर। मतलब क्या है कि आपने जब Q1 और Q2 चार्जेस को r डिस्टेंस पे रखा और यहाँ पे फुली फिल्ड क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, तो ये फोर्स है। इतना ही फोर्स आपको इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अगर फाइंड आउट करना हो तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की उसको चेंज करना होगा, और उसको कितना चेंज करना होगा, इतने अमाउंट से आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो जब आपको इतने अमाउंट से चेंज करना होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस a distance r in a dielectric medium is equivalent to a distance r naught equals to square root of epsilon r into r in the vacuum। मीन्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो फोर्स हो रहा है अगर उसी फोर्स की बात हम वैक्यूम में करें तो उसके लिए आपको इतनी क्या करनी पड़ेगी, डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। मीन्स वैक्यूम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस है वो इतने टाइम बढ़ जाएगा, दैट विल इंक्रीज बाय दिस फैक्टर। ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, वैक्यूम के लिए जो डिस्टेंस है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो डिस्टेंस है उससे कितना बढ़ जाएगा, एप्सिलॉन आर, रूट ऑफ एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, if the medium is partially filled by the dielectric constant, partially filled by the dielectric constant। ठीक है, if the medium is partially filled by the dielectric constant। तो देखिए क्या है, सपोज आपका एक चार्ज है यहां पे, ओके, x, ठीक है, यो कितना है आपका, x इज इक्वल्स टू 0 पे, और ये चार्ज है आपका Q1, और एक अनदर चार्ज है वो है x इज इक्वल्स टू R पर, और वो है आपका चार्ज Q2। लेकिन बीच में आपने क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, येलो साहब, ये डाइलेक्ट्रिक एक स्लैब है जो इंसर्ट कर दी, यानी आपने मीडियम को क्या कर दिया, पार्शियली फिल्ड कर दिया। ठीक है, पार्शियली फिल्ड कर दिया, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, t है। टोटल जो डिस्टेंस बन जाएगी फ्रेंड्स वो कितनी बन जाएगी, r बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जो वैक्यूम बन रहा है इसके पूरे के बीच में, ये जो वैक्यूम बन रहा है, ये नहीं, ये जो वैक्यूम बन रहा है इस वैक्यूम की डिस्टेंस कितनी है, r माइनस टी। ठीक, तो जो आपका फोर्स बनेगा वो फोर्स क्या बनेगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो R बनेगा ये R क्या बनेगा,
क्या ये आर पूरा का पूरा आर रहेगा? नहीं फ्रेंड्स, वैक्यूम में कितना है? आर माइनस टी। वैक्यूम में कितना है? आर माइनस टी। और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो डिस्टेंस है ये वैक्यूम में कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगी? इफ ये जो डाइलेक्ट्रिक है आपका, इसका कांस्टेंट है के, ठीक है, ये जो स्लैब है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आपका? के है। तो फ्रेंड्स ये जो टी डिस्टेंस है वो वैक्यूम के लिए किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? वैक्यूम के लिए इक्विवेलेंट हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू आर, आर नहीं सॉरी टी, के इंटू टी। चेक करो, देखिए यहां पे रूट ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू आर, ये वाली आर, आर कौन सी वाली लेनी है हमें? डाइलेक्ट्रिक वाला लेना है। और रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो जो डिस्टेंस बन गई वो बन गई आर माइनस टी प्लस रूट ऑफ के इंटू टी का होल स्क्वायर। सो फोर्स बिकम्स एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2, और अब आप के की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर माइनस टी प्लस रूट ऑफ के टी होल स्क्वायर। ये आपका क्या बन जाएगा? फोर्स बन जाएगा। सिमिलरली एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, यहां पे एक चार्ज है आपका Q1, ठीक है, एक चार्ज है यहां पे आपका Q2, ठीक है, और आपने इंसर्ट किए दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपका ये है जिसकी कितनी डिस्टेंस है? T, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K1। एक और आपने इंसर्ट कर दिया इस जगह पे, ठीक है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है आपका K2 और इसकी जो डिस्टेंस है वो है D, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें चेक करना है वैक्यूम में बची हुई डिस्टेंस। तो वैक्यूम की जो बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी है? सपोज टोटल जो डिस्टेंस है वो है आपकी r, तो वैक्यूम की जो डिस्टेंस होंगी वो कितनी हो जाएगी? r माइनस टी माइनस डी। ये हो गई वैक्यूम में अवेलेबल डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वेर r इज r माइनस टी माइनस डी प्लस, अब ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक की डिस्टेंस है ये वैक्यूम में किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? इसका डाइलेक्ट्रिक इनटू इसकी डिस्टेंस, ठीक है, प्लस अब ये जो डी डिस्टेंस है डाइलेक्ट्रिक का ये वैक्यूम में किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? रूट ऑफ K2 इंटू डी, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? आपका फोर्स हो जाएगा व्हेन द मीडियम इज पार्शियली फिल्ड, ओके। और अगर फुली फिल्ड है, अगर ये पूरा का पूरा ही फिल्ड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ही किससे फिल्ड है? किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल्ड है, तो क्या हो जाएगा? के मीन्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट। तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या बन जाएगा? एक इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स है वो क्या बन जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/K, ठीक है। तो जो फोर्स इन मीडियम है वो बन जाएगा आपका फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई K। कब? जब ये फुली फिल्ड हो, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब
or dielectric medium is fully inserted in between the charges Q1 and Q2. Okay. So now next one is vector form of Coulomb's law. So friends, कोई भी अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, सपोज ए वेक्टर है, then it is defined by magnitude of this multiply by its direction, right? यही इसका वेक्टर फॉर्म होता है. तो यहां पे अगर हम फोर्स के वेक्टर की बात करें, then F vector will be its magnitude, and magnitude is K Q1 Q2 divided by R square, and its direction will be plus minus R cap. प्लस 4 क्या हो जाएगा? रिपल्सन, और नेगेटिव 4 अट्रैक्शन. ठीक है. सो यहां से जो आपका F वेक्टर आया है वो आ गया प्लस माइनस K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वेयर R कैप. ठीक है. R कैप इज द यूनिट वेक्टर. ओके फ्रेंड्स. सो वेक्टर फॉर्म आपका एक तो ये बन चुका है, और क्या बन जाएगा? यहां से देखिए ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इनटू ए कैप. तो ए कैप क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डिवाइड बाई ए. सो यहां से हो जाएगा प्लस माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? कूलॉम्ब फोर्स का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. F वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस. प्लस माइनस क्यों है? प्लस इज फॉर रिपल्सिव नेचर एंड नेगेटिव फॉर अट्रैक्टिव नेचर. K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R क्यूब. F वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर. ये आपके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है, ये आपके पास वेक्टर की डायरेक्शन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है. सो अभी जो हमने स्टडी की है कूलॉम्ब्स फोर्स के लिए, कूलॉम्ब्स लॉ के लिए, उसमें दो चार्जेस थे. देयर वर टू चार्जेस. यहां पे कितने चार्जेस हमने लिए थे? दो चार्जेस लिए थे, Q1 और Q2. ठीक है. जिनके बीच में हमने फोर्स की स्टडी की थी, राइट? बट व्हेन these two charges exert forces simultaneously on a third charge Q3, then how we will calculate? हम क्या कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि Q1 Q3 पे फोर्स लगाएगा, then the total force of the system that will be equals to force on third particle due to first plus force, ठीक है, ऑन थर्ड पार्टिकल ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू 1. तो हमने क्या किया कि इन दोनों की वजह से अगर Q3 पे भी फोर्स लग रहा है तो पूरे सिस्टम का फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पूरे सिस्टम का फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कहा कि इनका जो इंडिविजुअल फोर्स है उनका वेक्टर सम कर दीजिए. इनका क्या कर देंगे? हम वेक्टर सम कर देंगे. ठीक है. तो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो भी क्या कह रहा है कि व्हेन टू चार्जेस एक्सर्ट फोर्स साइमल्टेनियसली ऑन ए थर्ड चार्ज, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स दैट द टू चार्जेस वुड एक्सर्ट इंडिविजुअली. ओके. सो F net vector that is equals to F1 vector plus F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर H1 चलता जाएगा. ठीक है. तो फाइनली अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम क्या कह देंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज, जैसे हम Q3 पे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, यहां पे हम दो चार्ज ले रहे हैं, बाकी ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है. इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस. ठीक है. ड्यू टू ऑल द चार्जेस. तो अगर हम Q3 पे बात करें, अगर हम F3 की बात करें तो F3 पे क्या हो जाएगा? F31 प्लस F32. ठीक है. बस
लेकिन पूरे सिस्टम में फोर्स की बात करें, एफ नेट की बात करें, देन इट विल बी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, जो क्या होगा F31, F32 एंड F21। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में वो हम इसके एग्जांपल्स का डिस्कशन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे। तो द सिस्टम इज सेड टू बी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ, क्या, the system is said to be in electrostatic equilibrium if F net on the system that must be equals to 0। टोटल जो नेट फोर्स है सिस्टम पे वो क्या होना चाहिए आपका 0, एंड नेट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस ऑल्सो मस्ट बी 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होंगी स्टूडेंट्स, वो होंगी एफ नेट इक्वल्स टू 0 एंड टाउ नेट इक्वल्स टू 0। टोटल नेट फोर्स ऑन द सिस्टम मस्ट बी 0 एंड टोटल टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस मस्ट बी 0। These are the necessary equations to define electrostatic equilibrium. Okay, now the equilibrium may be stable, ठीक है, unstable और न्यूट्रल। ठीक है, स्टेबल हो सकती है, अनस्टेबल हो सकती है और न्यूट्रल हो सकती है। ठीक है, और इनके लिए जो पोजीशंस है उनको फाइंड आउट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या जानते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। अभी भी हमने किया था कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव होता है तो एक पोटेंशियल इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि एफ इक्वल टू क्या होगा माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए 0। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे u क्या है पोटेंशियल। ओके, तो स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल पोजीशंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे डेल यू और डेल आर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। डेल यू और डेल आर क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। और फॉर मिनिमम और मैक्सिमम की अगर हम बात करें, मिनिमम और मैक्सिमम की अगर हम बात करें, तो पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में जो मिनिमम और मैक्सिमम जाएगा वो इनका सेकंड जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, या तो निकालेंगे हम, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर वो लेस देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर। ओके, अगर ग्रेटर देन 0 है देन ये आपका मिनिमा होगा, और लेस देन 0 है देन ये आपका मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो कंडीशंस है वो है एफ नेट एंड टाउ नेट मस्ट बी 0। ओके, एंड फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फोर्स इक्वल टू 0, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फोर्स। ठीक है, क्योंकि एफ क्या है डेल यू अपॉन डेल आर है, तो डी अपॉन डी आर इंटू डेल यू अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।